ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे जरूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब का ये प्रोग्राम मीडिया स्टार वर्ल्ड पर हफ्ते में एक बार है और पूरे इलाके के, भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर इसमें चर्चा होती है, एनालिसिस होती है और आप लोग बहुत पसंद करते हैं। इस वक्त सैयद अली मुश्तबा साहब अपने गांव माने गांव में है, शेखपुरा बिहार में, और वो वहां रहते हुए भी हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं, आपके लिए, दर्शकों के लिए। ये बहुत ही हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये तमाम मुल्कों की खबरें, चीन की भी कोई अहम खबर होती है तो उस पर भी हम बात करते हैं, तो इसलिए आप इस प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखें। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है अफगानिस्तान से, क्या खबर है? अफगानिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट रहता, हमारे देखने वाले भी जानना चाहते हैं कि आखिर तालिबान सरकार कहां तक पहुंची। हमने अब तक भारत और तालिबान के बीच में ताल्लुकात को कई बार डिस्कस किया है। अब अफगानिस्तान से क्या ताजा खबरें हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो कशीदगी है या उनसे जो 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 मसले हैं उसके बारे में तो लगातार हर एक एपिसोड में जो है हम लोग जिक्र कर रहे थे। अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि पिछले 60 दिन हो गए और पूरा बॉर्डर जो है, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो बंद पड़ा है और कोई भी तिजारती जो ट्रकें हैं वो इधर की इधर लगी हुई हैं, उधर की उधर लगी हुई हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को ही पूरी मतलब वो ट्रेड का जो है, जो कहने का मतलब है खसारा या उसका लॉस वो बेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी है, क्योंकि पाकिस्तान का रिलेशन जो जो ट्रेड रूट है वो सेंट्रल एशिया तक जाता है, तो ये नहीं है कि पाकिस्तान को उससे लॉस नहीं हो रहा। अब जो बात हम लोग ये करना चाह रहे हैं, पहले तो आ जाइए कि क्या लॉस हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो ट्रेड है वो तो कराची पोर्ट से होता है ज्यादातर, मतलब बेशतर, और गौदार तो अभी बन ही रहा, वहां से क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कंटेनर जो है वो अफगानिस्तान से निकल के कराची पोर्ट पे आता है। उसकी डिस्टेंस जो है सिर्फ दो दिन है, मतलब 40 से मतलब 46-48 घंटे की दूरी है वहां से। और चाबहार पोर्ट पे जो है उन्हें 4 दिन लग जाते हैं, चाबहार पोर्ट पे आने के लिए। उसके बाद जहां उनका डेस्टिनेशन है उस गुड्स का, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो करीब करीब 25 दिन लग जाते हैं। अगर वो गुड्स जो है चाबहार पोर्ट से जाएगा तो 15 से 25 फुट मतलब दिन लग जाते हैं यूरोप में या अमेरिका तक पहुंचते। तो अफगानिस्तान का जो है वो तो मेन वही तो ट्रेड रूट है, लैंड लॉक कंट्री है। अब आ जाइए, जो कशीदगी है वो क्या है? कशीदगी ये है कि मतलब कशीदगी यही है कि पाकिस्तान उनसे कह रहा है कि आप हमारे जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और बलूचिस्तान में जो जो एंटी मतलब पाकिस्तान एक्टिविटी हो रही है और दहशत गर्दी हो रही है, उसको जो है आप कंट्रोल कीजिए, जिसको अफगानिस्तान मानने के लिए तैयार। अब इसके बाद क्या है कि अभी जो हमारे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं, जो वहां के होम मिनिस्टर हैं, एक्टिंग होम मिनिस्टर, उन्होंने एक पेशकश की है अफगानिस्तान पाकिस्तान को कि आप जो है ट्रेड को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें, ट्रेड को जो है वो पॉलिटिक्स से ना जोड़े। अब पाकिस्तान का कहना है कि नहीं, ये हमारा लेवरेज है, हम इसी वजह से आपको जो है मतलब किसी तरह से अपने मतलब कंट्रोल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे बात यही हुई है कि अफगानिस्तान कह रहा है कि मतलब अनकंडीशनल टॉक वो करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि ये जो हमारा अगर नेगोशिएशन, जो ट्रेड नेगोशिएशन होगा, ये पाकिस्तान की तरफ से परमानेंट होना चाहिए। तो ये अभी जो है ये स्टेज है, दोनों तरफ तनातनी है, दोनों तरफ वो अपनी नेशनल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आपकी कोई नेशनल सॉवरेनिटी नहीं है, हम ही आपके आका हैं। वो अपने आप को पाकिस्तान का दोस्त कहना चाहते हैं, ये अपने आप को आका कहना चाहते हैं। तो ये जो
पशोपेश है। इसी में अफगानिस्तान पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है अभी फंसा हुआ है, और ट्रेड भी फंसा हुआ है, टेररिज्म भी चल रहा है। अभी जो है वो 6 लोग जो हैं वो दहशतगर्दी में पाकिस्तान के मिलिट्री और पुलिस पर्सनल मारे गए हैं, और किसी ने उस वारदात का जो है वो मतलब इकबाल नहीं किया है कि ये हमने किया है और नहीं किया है। तो अभी ये इन्वॉल्विंग खबर है, मुझे लगता है कि, लेकिन सीज फायर फिर भी चल रहा है। जो दोहा में सीज फायर हुआ है वो फिर भी चल रहा है, और पाकिस्तान बजिद है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के बिना, ये कहना चाह रहा है। और वो ये भी कहता है कि आप एयर अगर रूट इस्तेमाल करेंगे, एयर कॉरिडोर या एयर जो ट्रैफिक, तो उसमें तो वही है ना कि सब्जी और फ्रूट्स और ये सब चीजें आप लेके एक दूसरे जगह जाएंगे, लेकिन जो हैवी मटेरियल है वो थोड़ी आप हवाई जहाज से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एडवांटेज तो पाकिस्तान के पास ही है, ये मेरा कहना है। लेकिन हक पे अगर बात करेंगे तो हक पे तो वो पाकिस्तानी अफगानिस्तान है। तो मैं इस अच्छा मुश्तबा साहब, एक जमाने में जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी हुई थी, एक अमेरिकी ब्लॉक, एक सोवियत ब्लॉक। अब इस वक्त जो ताजा सूरत हाल है, पुतिन के भारत के दौरे के साथ साथ ये बात खुल करके आई थी कि रूस और भारत अफगानिस्तान के तालिबान सरकार से दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान की अमेरिका से दोस्ती है। तो क्या ये प्रॉक्सी स्टेट्स फिर से टकराने लगी हैं, जिस तरह से पहले कहा जाता था कि सोवियत की प्रॉक्सी और अमेरिका की प्रॉक्सी? अब ये अफगानिस्तान क्या उसी तरह के टकराव का कहीं शिकार हो रहा है? क्या है, थोड़ा सा और बताइए गहराई से, क्योंकि ये टकराव जो है, एक तो पहले ही अफगानिस्तान की हुकूमत को बहुत से मुल्कों ने, दुनिया के अक्सर मुल्कों ने कबूल नहीं किया है, दूसरी तरफ ये भी परेशानी, जो दोस्त था कभी वो अब दुश्मन हो गया। ऐसे में सर्वाइवल का तो मसला ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है तालिबान के लिए। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पुराने जमाने की बात है, कोल्ड वॉर की बात है, और ये 1990 के बाद जो है उसकी जो आप अभी कह रहे हैं कि वो फिर से रूप ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्लाइंट स्टेट है अमेरिका का। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान का क्लाइंट स्टेट बने। और रशिया जो है वो उसने रिकॉग्निशन दे दिया है सोवियत इसको, अफगानिस्तान को। तो वो ये चाहता है कि हम उसकी पनाह पुष्टि करें और हम जो है अफगानिस्तान को क्लाइंट स्टेट बना के रखें। लेकिन शिद्दत इसके अंदर वो नहीं है जो पुरानी शिद्दत थी कोल्ड वॉर की। अब ये सीधी जो रिलेशनशिप है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की है, और इसमें जो गौरतलब बात यह है कि इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी ये कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का क्लाइंट स्टेट है। वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का क्लाइंट स्टेट है, और जैसे इंडिया जितने पैसे चाहेंगे इंडिया जो है वो फराहम करेगी, और वो इंडिया जैसे कहेगी वैसे करेंगी। तो मेरा ये भी कहना है कि इंडिया का जो रोल है वो, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है, इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है अफगानिस्तान इंडिया के, कि इंडिया की जो है जो बांग्लादेश में चाहे वो कर ले। तो वो जो मतलब पाकिस्तानी के जो प्रोपेगेंडे हैं, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो एंकर है वो ये समझा रही थी अफगानियों को कि आपका जो मतलब या जिसको कहते हैं साल्वेशन, या आपका जो है वो पाकिस्तान से दोस्ती करने में ही है, नहीं तो आप मर जाओगे, आपको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपका ट्रेड ही खत्म हो जाएगा तो आपकी नेशनल सॉवरेनिटी और ये क्या है। तो वो अपने अल्फाजों में या अपने तरीके से अफगानियों को ये समझा रही थी कि आप हमारे क्लाइंट स्टेट हो जाओ, जैसे अमेरिका जो है पाकिस्तान को क्लाइंट स्टेट बनाए हुए है, और उसको यही झांसा दे रहा है कि इंडिया अगर अटैक करेगी तो हम आपको जो है अमेरिका जो है B-52 बॉम्बर और F-16 और फलाना करके इंडिया से आपको हम बचा लेंगे इंडिया की। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पाकिस्तान ये समझा रहा है कि हमसे हमारी दोस्ती कर लोगे, हमारे क्लाइंट स्टेट बन जाओगे, तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी जो है। अब यहाँ पे ये भी बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया था कि ये अफगान दहशतगर्द जो हैं यही हमारे यहाँ जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं।
उसके लिए उन्होंने उस सारे माइग्रेंट को हटा दिया वहां से। अब लगभग जो है अफगानिस्तान में जो पुराने लोग थे वही होंगे, मतलब जो माइग्रेंट लोग थे जिनको आइडेंटिफाई किया था, एक लंबा अरसा लगा था, जो कि रिफ्यूजी बन के आए थे 1990s में और सोवियत यूनियन के टाइम में, उनको तो हटा दिया। फिर भी ये दहशतगर्दी जो है वो बंद नहीं हो रही है। और वो जो एंकर हैं जिसका हवाला मैं अभी दे रहा हूं, वो यही कह रहे हैं कि इनकी पनाह पुष्टि जो दहशतगर्द है वो तालिबान सरकार कर रही है। एक तरफ तो अपने आप को मजबूत कह रही है, अपने आप को मतलब बिल्कुल मरा टूटा हुआ कह रही है, और दूसरी तरफ जो है वो दहशतगर्दी कर रही है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर हैं, देखिए कैसे कैसे तार खुल, वो हम लोग बताएंगे इसका जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यूनाइटेड नेशन में क्या बात हो रही है? इधर दोहा फोरम में भी कुछ अफगानिस्तान डिस्कस हुआ है, क्या कुछ है? अब इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान सरकार के बारे में क्या बातें हो रही हैं? अब कितनी उम्मीद जगी है तालिबान को कि उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में हो रही है, यूनाइटेड नेशन में नहीं हो रही है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो अफगानिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, माइनस अफगानिस्तान रिप्रेजेंटेटिव, माइनस वहां कोई अफगान रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहां जो परमानेंट मेंबर है, पांच या 6 मेंबर जो भी है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो डिस्कस कर रहे हैं। और उनके 4 एजेंडे हैं, 4 या 5 एजेंडे हैं, ये तो हम लोग बराबर ही बात करते हैं। जो पहला एजेंडा है उनका कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड और वहां के लोगों की क्या हाल है, उनका डेवलपमेंट क्या है, और क्या वहां दवाओं की जरूरत है या वहां फूड की जरूरत है, ग्रेन की जरूरत है। उसके बाद जो दूसरा उनका एजेंडा है कि कितनी हद तक जो है विमेन एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट और विमेन के लेकर के उनका वो है। तीसरा जो उनका एजेंडा है वो है नारकोटिक्स और जो नशावर की क्या पैदावार है क्या। और चौथा एजेंडा जो है उनका वो टेररिज्म की, अलकायदा और क्या कहते हैं ISIS, ये सब है कि नहीं। तो इन्हीं सब चीजों पे जो है वो डिस्कशन होगा, हो गया होगा बुध के दिन जो है कल। जी 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 जी। और वो मिलेंगी तो फिर बात करेंगे। हाँ, उसकी तफसीलात जब आएंगी तब उस पर बात करेंगे। अच्छा, अब एक और उधर पाकिस्तान से क्या खबरें हैं? पाकिस्तान में इमरान खान के लिए खतरा बढ़ रहा है या इमरान सरकार के लिए खतरा बन रहे हैं? उनकी जेल बदलने की बात, अननोन प्लेस पर कहीं ले जाने की बात कुछ आ रही है। उनके चाहने वाले अडियाला जेल पर पहुंच गए, वो एक उनके खिलाफ FIR कैसे की जाए, ये सब बातें हो रही हैं। वहां से क्या खबर है? जी जी, अब ये है ना कि PTI जो है, जो इमरान खान के मतलब जो पार्टी है, वो एक तरह से जो अब मैं एक बात और पहले डिस्कस कर लूं, उसके साथ उसको डिस्कस कर, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने आसिम मुनीर के फ्यूचर की बात की थी। जी। और हम लोग यही कह रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उन्हें एक्सटेंशन मिलना ही मिलना है। और जो उनके आका हैं पेंटागन में बैठे हुए, वॉशिंगटन में बैठे हुए, उन्होंने कह दिया कि इनको 5 साल का एक्सटेंशन अब दे दीजिए। तो आसिफ अली जरदारी ने वो ऑर्डर पास कर दिया। तो अब जब सब लोग आसारियां लगा रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलके आसिम मुनीर को हटा देंगे, वो बात अब मतलब खत्म हो चुकी है। अब आसिम मुनीर की गद्दी बच चुकी है। अब वही सरबराह हैं पाकिस्तान के, और ये सब डेमी कैंडिडेट हैं, जो और भी लोग जो जमहूरियत के नाम पे अपने आप को मतलब पाकिस्तान का रहनुमा या पाकिस्तान के ओहदेदार बता रहे हैं। तो अब जो पूरा अफगान पॉलिसी है, यहाँ पे ये भी मैं बता दूं, वो अफगान पॉलिसी को डील कर रहे हैं आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर मिलिट्री जनरल हैं, अब वो मतलब वो भी हो चुके हैं चीफ ऑफ द जनरल। तो आसिम मुनीर के मतलब जो उनका हल्का है ये, वो मिलिट्री सोल्यूशन करना चाहते हैं, मिलिट्री सोल्यूशन सीख कर रहे हैं। उनका डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन और इन सब चीज में कोई मतलब बहुत बड़ा असर नहीं है। अब हम लोग आ रहे हैं इमरान खान के ऊपर। तो अब इमरान खान को डील करने के लिए जो है वो आसिम मुनीर ने कह दिया है या इनडायरेक्टली ये बात अनाउंस कर दी है कि अडियाला जेल जो है न्यूसेंस बन गया। लाखों लोग जो है अडियाला जेल पे आके धरना दे देते हैं, खड़े हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गया है, और लोगों को जो है वो जाने की और मिलने की मतलब चाहत है और वो बेताब हैं। तो उसके लिए वो बात चल रही है कि उनको किसी अननोन प्लेस पे ले जाकर के उनको बंद कर दिया जाएगा, इमरान खान को। और जब तक उनके केस से रिहाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी तो अलकदीर ट्रस्ट वाला जो केस है वो बड़ा केस है, उसमें क्या होगा नहीं होगा। तो ये बातें चल रही हैं, क्योंकि इमरान खान जो है
वो अभी भी पॉलिटिक्स में बने हुए हैं पाकिस्तान के, और लड़ाई जो है वो डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिट्री डिक्टेटरशिप की है। ऑफिशियली भले ही वो मतलब मिलिट्री डिक्टेटर ना हो, लेकिन अनऑफिशियली आसिम मुनीर जो है वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जियाउल हक, या उससे पहले अयूब खान, या उसके बाद परवेज मुशर्रफ उसी रोल में अब आ गए हैं। तो अब इमरान खान का क्या होगा, अब देखिए आगे कब वो कहाँ जाएंगे, किस जेल में रहेंगे, कहाँ क्या होगा। जी अच्छा, ये रस्सा कशी वाकई पाकिस्तान में बड़ी शुरू से अब तक रही है। जो आपने तो कई दौर गिनवा दिए कि हमेशा फौज जो है वो हावी रही है पाकिस्तान की सियासत पर। अच्छा, अब एक और इशू है जो बहुत अहम है भारत के लिए। मैं समझता हूं चूंकि हम पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ हम पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है माइनस भारत के एक ग्रुप बनाने की कोई तैयारी है। पाकिस्तान से एक बयान आया, उसके बाद अफगानिस्तान से भी, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश से भी बयान आ गया कि हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। भारत को भूल करके, भारत को माइनस करके कोई एक ग्रुपिंग बनाएंगे। क्या अब इतना सख्त घेराव भारत का किया जा रहा है? क्या क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, पहले हम लोग जब खबर पर डिस्कस करें तो अभी जो इशाक डार हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और वो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये बात कही। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल। और ये स्टेटमेंट चाइना से भी आया था, जबकि वो शंघाई कोऑपरेशन या कोई समिट लेवल की मीटिंग हुई थी कुमाऊं में, तो वहां पे भी ये बात आ गई थी। और उन्होंने कहा था कि देखिए, सबसे बड़ा मुल्क सार्क के अंदर जो है वो भारत ही है, और 2014 से सार्क जो है वो बंद है। 2016 में जो है वो चलने वाला था, लेकिन उरी वगैरह हो गया और दहशतगर्दी हो गई, तब से वो सार्क मतलब ये है कि वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब जो ये ट्राईलैटरल जो एक ग्रुपिंग बन रही है, उनका ये मानना है कि जितना इंडिया का इन्फ्लुएंस है चाइना की सार्क के ऊपर, उससे ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस है सार्क के, और जितना इंडिया का इन्वेस्टमेंट है सार्क नेशन से, उससे डबल या ट्रिपल चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो साउथ एशिया में अब चाइना जो है वो इंडिया से बड़ा पार्टनर है। बांग्लादेश में उसकी प्रेजेंस है, पाकिस्तान में उसकी प्रेजेंस है, नेपाल में उसकी प्रेजेंस है, और श्रीलंका में भी उसकी प्रेजेंस है, मालदीव में भी उसकी प्रेजेंस है, माइनस भूटान। यानी आप ये कह रहे हैं कि सार्क का मेंबर ना होते हुए भी चीन सार्क में बड़ा रोल अदा कर रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। अब वो सार्क जो नया बनेगा, वो भले ही उसमें इंडिया कुछ और नाम उसका बन जाए, मतलब कुछ सी लगा दे, कुछ लगा दे, कुछ भी हो सकता है। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो रोल सार्क के अंदर इंडिया मतलब प्ले करती थी इकोनॉमिक के हवाले से, क्योंकि देखिए ये सारे जो मुल्क सार्क के हैं वो तो ज्योग्राफिकली इंडिया से अटैच्ड है ना, इंडिया के लैंड बाउंड्री से जो है, या मेरीटाइम बाउंड्री से अटैच्ड है, चाइना के साथ अटैच नहीं है। तो इंडिया जो है वो तो फिर भी मतलब एक रिलेवेंट है ही है, लेकिन यहाँ आज की तारीख में इकोनॉमी जो है, या मनी या फंडिंग जो भी कह लीजिए, वो तो बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल। तो ये आइडिया फ्लोट हो रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये शायद माइनस इंडिया सार्क का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है। ये मेरा अपना मानना है। माइनस इंडिया वो कोशिश करें। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, ये दहशतगर्दी और पाकिस्तान हिंदुस्तान के मतलब झगड़े, तो इंडिया ने भी यही पहल की थी। माइनस पाकिस्तान जो है उसने एक फोरम बनाया था, और उसने जो ईस्टर्न जो इंडिया है, मतलब जिसमें म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है, मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, बिम्स्टेक, और वो सागर माला और क्या क्या करके उन्होंने मतलब उसको बनाया था, लेकिन वो कहीं चला नहीं। मतलब बिना पाकिस्तान के भी सार्क नहीं चल सकता, बिना इंडिया के भी सार्क नहीं चल सकता। अब ये लोग ये पहल कर रहे हैं कि भाई मतलब माइनस इंडिया और प्लस चाइना हम करके हम ये सार्क को चला लेंगे। तो देखिए कहाँ आगे जाती है। हम लोग तो
खबर जो है उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं और सामईन को बताते हैं कि क्या खबर है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सार्क मेंबर्स उसमें साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें अफगानिस्तान को भी बाद में शामिल किया गया था। 2018 में पाकिस्तान में इसकी समिट होने वाली थी, सरबराह कॉन्फ्रेंस। उस वक्त भारत ने जाने से इनकार कर दिया। बॉम्बे में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद मुसलसल इस किस्म के हालात रहे और अब ये नई सूरत हाल बन रही है जिसमें भारत को माइनस करके सोचा जा रहा है। अच्छा, ये भारत के लिए भी एक बड़ी मुश्किल बात है कि इलाके के मुल्कों में उसकी इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। अच्छा, अब एक सवाल आ रहा था इसी में, क्योंकि एक दूसरे से पड़ोस के मुल्क जुड़े हुए भी हैं। चीन में अरुणाचल प्रदेश में एक मामला आया जिसमें भारत को कहना पड़ा कि भारत के लोगों को टारगेट करना बंद करो। अरुणाचल वाले मामले में चीन अपना दावा बार बार ठोक देता है। उस वाले इशू पर क्या हो रहा है? जी जी, ये इंडिया ने बड़ी सीरियसली इसको लिया है और अब ये खबर आ रही है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और उनके जो स्पोक्समैन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो वीकली ब्रीफिंग होती है उसमें उन्होंने चाइना से कहा है कि इंडियन नेशनल को आप टारगेट ना करें जो ट्रांजिट में होते हैं, चाइना से कहीं और जा रहे होते हैं या चाइना आ करके फिर कहीं और जा रहे होते हैं। और उनका हवाला उसी पिछले खबर पे था जो एक खातून थी जो कि अरुणाचल प्रदेश में उनका बर्थ हुआ था और वो अभी जो है वो मतलब लंदन में रहती हैं या यूके में रहती हैं। वो ट्रांजिट जापान जा रही थी और तो उनको पकड़ लिया था उन्होंने, 16-17 घंटा उन्हें डिटेन किया था। तो ये जो है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है ताकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो फ्लैश पॉइंट बना रहे। और चाइना यही कहता है कि वो तो हमारा हिस्सा है और इंडिया कहती है कि हमारा हिस्सा है। तो अब इस तरह के जो प्रेशर टैक्टिक्स चाइना यूज कर रहा है, इंडिया उसकी जो है मतलब रेजिस्ट कर रही है। तो इसका यही मतलब तज्जिया हो सकता है कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इंडिया भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब ये कहाँ जाकर के गाड़ी रुकेगी कोई नहीं जानता। और कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बहुत से शहरों के, बहुत से गांवों के नाम बदल दिए, चाइनीज नाम रख दिए। इस किस्म की चीजें भी कई बार आई हैं और 2-3 दहाई पहले की खबर है, मैं याद दिला रहा हूं सिर्फ, कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने चाइना की वीजा अप्लाई की तो चाइना के से जवाब आया, अब तो हमारे यहाँ आप आ जाइए बगैर वीजा के। तो ये इस किस्म के डिप्लोमेटिक उछल कूद होते रहते हैं और इख्तलाफात सामने आते रहते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लें नेपाल और भारत के बीच में एक सैनिक अभ्यास कोई हुआ है क्या? नेपाल से के साथ तो हमारे डिफेंस ताल्लुकात ऐसे हैं कि एक साथ मिलकर के ये एक्सरसाइज किस किस्म की थी? नहीं, ये जो है ये उत्तराखंड में किसी जगह पे अभी कंक्लूड हो गया है। हाँ। उसका नाम है सूर्य किरण। हाँ। वो एक मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है और ये काउंटर टेररिज्म और माउंटेन वॉरफेयर, तो ये सब जो है ये रूटीन एक्सरसाइज होती हैं जो कि इंडिया के साथ सारे मुल्क करते हैं, मतलब जो भी एक्सेप्ट पाकिस्तान और एक्सेप्ट चाइना। तो ये मतलब रूटीन एक्सरसाइज था जो कि एक बार जो है इस साल जो है वो इंडिया में होगा, अगली बार जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो नेपाल में होगा। तो ये बताता है कि इंडिया और नेपाल जो है वो बहुत हद तक मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है एक दूसरे पे आश्रित हैं और नेपाल जो है इंडिया से सीख रहा है कि कैसे उनके यहाँ जो टेररिज्म होता है या काउंटर टेररिज्म होता है या माउंटेन वॉरफेयर होता है या कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो ये तो मिलिट्री अभ्यास है जो दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसमें कुछ ज्यादा पॉलिटिकल कोई रोल नहीं है और ये बताता है कि इंडिया और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़े नहीं हैं या बिगड़े ही नहीं हैं बिल्कुल, और बहुत गहरे भी नहीं है, लेकिन है ठीक है। हम आपके दुश्मन नहीं है तो हम बहुत ज्यादा आपसे दोस्त भी नहीं है। इसी तरह के नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसमें चीन और भारत दोनों तरफ से बीच में है, दोनों तरफ, एक तरफ भारत है एक तरफ चीन है और नेपाल कभी इशारे देता है वो चीन के नजदीक है, कभी भारत के नजदीक है। ऐसे इल्जाम भी लगते रहते हैं कि भारत वहां काफी दखल अंदाजी करता है वहां की सियासत में, मधेसी
भारतीय मूल के लोग हैं उनके मामला उठाता है। हम मुझे याद है कि 2017-18 की बात है कि जब वहां कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखा गया था तब भारत ने उसमें कुछ एतराजात किए थे। तो ये बहरहाल इस इलाके की पॉलिटिकल उथल पुथल मुसलसल होती रहती है। अच्छा, एक और खबर है, मालदीव और भारत के भी संयुक्त अभ्यास कुछ हुए हैं, नेवल अभ्यास हैं, किस तरह के हैं, वो क्या चीज है? नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको। पहले नेपाल और इंडिया का एक लाइन और जोड़ दूं जी मैं जी जी, हाँ कि बताइए। अभी नेपाल ने, शायद हमने पिछले प्रोग्राम में नेपाल ने 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए और 1,000 रुपए का नोट जो है वो चाइना में जो है उसने छपवाया है। और उस पे बहुत सारे जो इंडिया के जो इंडिया का जिसपे क्लेम है, जो जगहों पे काला पानी और लिक्विड लेक और ये सब, वो नेपाल में उन्होंने नक्शा बना करके उस नोट पे छाप दिया है, जो कि अब सिक्का राइजे वक्त चल रहा है। तो वो सिक्का जो है वो नेपाल में जो है, ये मुगलिया जो है मतलब अल्फाज हैं, सिक्का राजा राजा तो वो चल रहा है, राजुल वक्त। अब जो है वो उस पर इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इधर अभ्यास कर रहे हैं साथ में। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। मैं आपको बता रहा था कि उसमें तो अगर होता तो इंडिया कुछ ऑब्जेक्शन करती। अब आ जाइए मालदीव और यहाँ की इंडिया की, तो उसी तरह की एक मिलिट्री अभ्यास जो है वो तिरुवनंतपुरम में केरला में हुई है। और वो भी मिलिट्री अभ्यास मतलब काउंटर टेररिज्म और इस तरह की चीजों के लिए, वो भी उसी तरह का, उसका नाम कुछ जरा मुश्किल नाम है, जरा वो मलयालम नाम है, एवुकुरम करके जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो दोस्ती वगैरह कुछ बात आती है उसका। तो एक अभ्यास वहां हुआ था और वो भी उसी तरह से होता है कि एक साल जो है वो इंडिया में होता है, वो ज्यादातर केरला में होता है। वो केरला से मालदीव बहुत नजदीक है। और दूसरी बार जो है मालदीव में माले में होता है। तो उसको भी इसी तरह से हम देख सकते हैं। वैसे मालदीव अब वैसे मालदीव और भारत के रिश्ते कैसे चल रहे हैं? क्या है, बीच बीच में लड़खड़ाने का कोई कई बार हुआ था, अब क्या हालात हैं? देखिए, अब जो है वो इकोनॉमिक, इंडिया के इकोनॉमिक प्रेशर पे नहीं, लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक मसल को देखते हुए, जो इंडिया की इकोनॉमिक ताकत है, तो अब नेपाल जो है वो, मालदीव जो है वो अब कुछ झुकता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो तनातनी चाइना को लेकर के थी कि हम चाइना के कैंप में जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात होती है ना कि जब हम लोग उसकी बात करते हैं माइनस इंडिया और सार्क बना रहे हैं और ये बना रहे हैं, लेकिन नेपाल, मालदीव और इंडिया इतने नजदीक हैं और चाइना और मालदीव इतनी दूर हैं कि अगर कुछ जरूरत होती है मालदीव में तो वो इंडिया से ही जाती है। यहाँ तक कि जो ग्राउंड वाटर है या मीठा जो पानी है वो मालदीव को इंडिया ही प्रोवाइड करता है, शिप के थ्रू, कंटेनर के थ्रू, शिपिंग मतलब जो होती है वहां पे वो बॉटलिंग करके वहां देता है लोगों को पीने के लिए। तो वो जो सार्क का तस्वुर या जो रीजनल कोऑपरेशन का तस्वुर, बात तो है, बात करना चाहिए, बात तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा उसके अंदर वो कहां तक कितना डीप होगा कितना नहीं होगा वो मैं नहीं जानता। जी। अच्छा, अब मैं आखिर में अमेरिका का एक डेलीगेशन आया हुआ था, टैरिफ वॉर जिसे कहते हैं, ट्रंप साहब, आखिरी जो आज बयान छपा है अमेरिका की तरफ से, बयान ये है कि इंडिया की तरफ से ऑफर तो अच्छी है लेकिन इंडिया को तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्रैक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्या कुछ है भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स जो भी हो रही हैं वो कहीं पुरुम्मीद है, भारत के हक में कुछ है या भारत के नुकसान में ही चल रहा है सब? नहीं, मैं अभी उसी हवाले से पीयूष गोयल साहब का, जो हमारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका बयान पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका जो हर चीज में डेडलाइन लगा देता है कि 15 अगस्त और 15 जनवरी और 15 ये वो, तो हम उनके डेडलाइन को फॉलो नहीं करें। कोई ये इस तरह की चीजें नहीं है कि हम उसमें डेडलाइन ही लगा लें। दूसरी बात उन्होंने जाहिर की थी कि अमेरिका जो है वो एग्रीकल्चरल मैटर पे बहुत इंडिया को प्रेशर दे रहा है और वो ये भी कह रहा है कि मतलब इंडिया से राइस की जो कुछ कंसाइनमेंट है वो वापस भी कर दिया इंडिया ने, जो एक्सपोर्ट किया था राइस। उन्होंने कहा था कि ये मतलब जाकड़ माल है या ये माल जो है अमेरिकन के खाने के लिए नहीं है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं और इसके ऊपर ट्रंप साहब ने भी अपना शगुफा छोड़ दिया है कि अगर इंडिया
ट्रेड एंड टैरिफ को नहीं मानेगी, एग्रीकल्चर को नहीं मानेगी, तो फिर हम और जो है टैरिफ लगा देंगे। ये उनके जो मतलब अल्फाज है कि हम इंडिया विल फेस अनदर, मतलब तो क्या 100% टैरिफ लगाना है उनको? 50 तो हो ही चुके हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं, और ये ट्रेड नेगोशिएशन ऐसी चीज है कि ये मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती है 1 मिनट में कि हम मान गए और आप, और इसमें जो है वो इंडिया नहीं चाहती है कि उसकी। अब इसमें एक चीज और बता दूं जो मैं देख रहा था कि अमेरिकन फार्मर्स जो हैं, जो व्हीट ग्रोइंग फार्मर्स है, उनकी तरफ से एजिटेशन हो रहा है कि आप हमारे व्हीट नहीं ले रहे हो, आप हम इंडिया से मंगा रहे हैं। तो वहां की जो फार्मर लॉबी है वो भी एक्टिव है इस नेगोशिएशन में कि उनका नुकसान हो। जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो है वो अपने सिटीजन का नुकसान नहीं करेगी, और मतलब जाहिर सी बात है कि इंडिया जो के ऊपर प्रेशर डालेगी कि उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया आए। हम लोग बात भी कर चुके हैं वो घी की और दूध की और कॉर्नफ्लेक्स की, ये अमेरिका में बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको वो चाहते हैं कि इंडिया में डंप करें किसी तरह से। तो ये जो चीजें हैं, अच्छी बात है। अमेरिकन डेलीगेशन अभी इस वक्त नई दिल्ली में है और बातचीत का सिलसिला जारी है। अब ये कहां तक पाए तकमील तक पहुंचेगा ये तो मतलब वक्त ही बताएगा। यही है। ये आपने बहुत अहम बात बताई कि ये भारत ने कह दिया कि हम अमेरिका की डेडलाइंस को फॉलो नहीं करते। अभी मैं आपसे बात करने से पहले एक लेबनान का अलमनार टीवी है, उस पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वहां भी इस किस्म की शिकायत है कि अमेरिका डेडलाइन रख करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है और उसे बराबरी के सतह पर बातचीत करने का उसका इरादा ही नहीं रहता, अपनी शराइत जो है वो थोपता है। तो हमारे यहाँ भारत में भी ये बहरहाल बड़ी बात है कि हमारे मिनिस्टर ने ये बात कही कि हम अमेरिका की डेडलाइन, समय सीमा को हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने फायदे नुकसान की बात करेंगे। जी आप अपनी बात रखें। चलते चलते 2 खबरें और हैं बांग्लादेश से। हम लोगों ने बांग्लादेश को कवर नहीं किया। बांग्लादेश से पहली खबर है कि खालिदा जिया जो हैं उनको एयर एम्बुलेंस से ढाका से लंदन ले गए हैं, मतलब उनकी इलाज के वास्ते। तो एयर एम्बुलेंस से किसी को ले जाने का मतलब ये है कि मतलब एक बहुत सीरियस मैटर है और उनकी स्थिति है बहुत बहुत खराब है, तभी वो एयर एम्बुलेंस से गई। दूसरी जो खबर है वो बांग्लादेश के हवाले से है और इंडिया से मुंसलिक है। वो ये है कि देखिए, आप जानते होंगे कि बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा मिकदार में कॉटन वो बना बनाया कपड़ा गारमेंट के लिए वो इंपोर्ट करता है और उसका मेन इंपोर्टर जो है वो इंडिया है। अभी जो नई खबर आई है कि अब इंडिया को ब्राजील ने रिप्लेस कर दिया। इंडिया नंबर 2 पे आ गई है। इंडिया भी है लेकिन अब वो इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो ब्राजील से कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट जो इंडिया से करते थे। तो ये एक नई बात शुरू हुई है, क्योंकि ये जो अब जो माहौल है बांग्लादेश में, उसमें तो आप जानते ही हैं कि इंडिया से ज्यादा दोस्ती जो है वो अब पुरानी बात हो गई। जी। नहीं कर मोदी जी की और शेख हसीना की जो दोस्ती है वो किसी हद तक भारत के तिजारत पर भी असर डाल रही है। ये एक ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो वाकई सियासत का तिजारत से एक रिश्ता होता है। और जो बात अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी कही कि पाकिस्तान को चाहिए कि सियासत और तिजारत को अलग करें, ये वाकई सभी मुल्कों के बाजारों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।